नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको मिलकर योगदान करना होगा। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी के विकास की यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत अब लक्ष्य बन चुका है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम मिलकर हासिल करेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी के जिले महोबा से, जहां के एक किसान ने मल्टी लेयर खेती की शुरुआत कर अपनी आय ही दुगनी नहीं की, बल्कि बाकी किसानों के लिए उसने एक मिसाल भी पेश की है। एक रिपोर्ट देखते हैं। आपने मल्टी लेयर पार्किंग सुनी भी होगी और देखी भी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो आम है, शहर शहर में है, क्या पता आप उसमें रहते भी हो। शॉपिंग मॉल तो बच्चा बच्चा जानता है, जहां कई लेयर पर दुकानें होती हैं और वहां आपने भी शॉपिंग की होगी। अब आप पहली बार देखिए मल्टी लेयर खेती। खेती एक, लेकिन फसल अनेक। 30 रुपए के पेड़ से लाखों की कमाई का कॉन्सेप्ट है ये। खुद पीएम मोदी का विजन इस मल्टी लेयर खेती को देश के कोने कोने में पहुंचाने की है। मेरा एक आग्रह मोनोकल्चर के बजाय मल्टी कल्चर कृषि का भी रहा है। हमें इसकी प्रेरणा दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों से मिलती है। अगर हम केरला या कर्नाटका के हिली एरियाज में जाएं, तो हम मल्टी स्टोरी एग्रीकल्चर के उदाहरण दिखते हैं। एक ही खेती में नारियल, सुपारी और फ्रूट प्लांट्स होते हैं। इनके नीचे मसालों और काली मिर्च की खेती होती है। यानी छोटे से हिस्से में ही इतनी सारी चीजों को पूरी व्यवस्था बनाकर उगाया जा सकता है। यही नेचुरल फार्मिंग का भी मूल दर्शन है। खेती के इस मॉडल को हमें पान इंडिया लेवल पर आगे ले जाना है। मैं राज्य सरकारों से भी कहूंगा कि वो इस पर विचार करें कि कैसे हम इन प्रैक्टिस को देश के अलग अलग भूभागों में लागू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी का यही विजन साकार हो रहा है। ये है ब्रजमोहन, बुंदेलखंड के महोबा के सूपा गांव के किसान हैं। बाकी किसानों की तरह ये भी बुंदेलखंड की धरती पर हरियाली के लिए हल और हिम्मत का हवन करते हैं। लेकिन बुंदेलखंड का मौसम शुष्क है, मतलब सूखा, और बुंदेलखंड सगी बहने हैं। पानी की दिक्कत पुरानी है और किसानी बर्बादी की कहानी है। पहले मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक, पहले बारिश वगैरह या अतिवृष्टि या ओलावृष्टि हो जाती थी तो भोजन के लाले पड़ जाती थी। ये लगता था कि साल कैसे भरेगी, अब ये दिक्कत नहीं। भारत का किसान निराशा की धरती को चीरकर उम्मीदों के बीज लगाता है, उसे अपने खून पसीने से सींचता है। यही किया ब्रजमोहन ने। अपने खेत में उन्होंने पारंपरिक खेती तो की, लेकिन मल्टी लेयर अप्रोच के साथ। नतीजा ये हुआ कि बारिश ज्यादा या कम होने से अगर पारंपरिक फसलें नुकसान में गई, तब भी मुनाफा कम नहीं हुआ। ब्रजमोहन के पास 2.5 एकड़ या करीब 1 हेक्टेयर जमीन है। ब्रजमोहन ने अपने खेत में करीब 300 पेड़ अमरूद के लगाए हैं। शुरुआत में उन्होंने मौसमी के 20 पेड़ और किन्नू के 10 पेड़ लगाए। लाभ हुआ तो अब मौसमी और किन्नू के 100 पेड़ लगाए हैं। अब ब्रजमोहन ड्रैगन फ्रूट के भी पेड़ लगा रहे हैं। पारंपरिक फसल में ब्रजमोहन गेहूं, मटर और चने की खेती करते हैं। उद्यान विभाग के तहत जो उद्यान लगाते हैं किसान, जैसे आम है, अमरूद है, नींबू है, मौसमी है, तो इन बगीचा लगाने से क्या होता है, किसानों को अधिक आमदनी होती है। जैसे अगर हम परंपरागत खेती पे जाए तो 1 एकड़ में किसान को जो है 30 से 40 हज़ार से अधिक आमदनी होती है। अगर उद्यान लगाए जाएं, बागीचे लगाए जाएं, तो 1 एकड़ क्षेत्र में आराम से 1.5 लाख तक की आमदनी किसान को हो जाती है। 300 पेड़ मेरे अमरूद के लगे हैं, जिससे मुझे 4 से 5 लाख का लाभ हो जाता है सालाना। 15 पेड़ मेरे मौसमी के लगे हैं, जिससे 30 से 35 हज़ार की मैं बेच चुका हूँ। और ड्रैगन फ्रूट जो है वो थोड़ा लगा है, तो वो मल्टीपर्पज बिजनेस के हिसाब से नहीं है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। महज 30 रुपए के पौधे से सिर्फ 5 साल में लाखों रुपए कमाने वाले ब्रजमोहन को एक दुखी किसान से सुखी किसान बनाने में बड़ा हाथ उन योजनाओं का भी है, जिसका लाभ ब्रजमोहन ने लिया और अपनी स्थिति बदली। पहले मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक थी, एक एक पैसे के लिए मोहताज था। जब से मैं बागवानी और सब्जी के काम पे उतरा हूँ तो मेरे हालात सही हुए हैं और हर विभागों द्वारा
कृषि विभाग द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र वालों द्वारा मुझे हर जगह मार्गदर्शक दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र भी मेरा सपोर्ट करता है। अगर किसी चीज़ से कोई बीमारी आती है तो वो वहाँ आके मौके पर देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी है वो भी आते हैं, उद्यान विभाग के अधिकारी वो भी आते हैं और हर योजना का लाभ मुझे देते हैं, चाहे वो सब्जी का हो चाहे बागवानी का हो, और यहाँ आके मेरे यहाँ जो है सत्यापन करते हैं। ब्रजमोहन बुंदेलखंड उद्यानिक विकास योजना के लाभार्थी हैं। योजना में उन्हें अमरूद के बाग लगाने पर 3,000 रुपए प्रति महीने 3 साल तक मिले। नींबू के पेड़ लगाने पर भी उन्हें योजना के तहत आर्थिक मदद मिली। योजना में किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और बाकी मदद भी मुहैया होती है। ब्रजमोहन सब्जियों की खेती पर भी यूपी सरकार द्वारा मिल रही सब्सिडी के लाभार्थी हैं। ब्रजमोहन के कायाकल्प में सरकारी योजनाएं इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कृषि विभाग या कृषि अनुसंधान केंद्र तमाम रिसर्च और तकनीकी मदद के बाद बुंदेलखंड की जलवायु के लिहाज से कुछ फसलों को, कुछ फलों को चुना है। ब्रजमोहन को सबसे ज्यादा फायदा कृषि विभाग की गोष्ठियों से हुआ। वहां उनका बाकी किसानों से संपर्क हुआ और सरकार की ओर से जानकारी के साथ साथ आर्थिक और तकनीकी मदद भी मिली। बुंदेलखंड की जलवायु में अधिकांश फसलें जो फलदार हैं वो हो सकती हैं, जैसे सेब छोड़ के बकाया अनार है, सीताफल है, मौसमी है, किन्नू है, अमरूद है, नींबू है, आंवला है और सीताफल है और ये तुम्हारे नाशपाती, ये सभी जो है बागवानी फसलें यहाँ सुचारू रूप से होती हैं और हो सकती हैं। ब्रजमोहन की सफल किसानी की कहानी इलाके के बाकी किसानों के लिए एक नए रास्ते की रोशनी बनकर उभरी है। पहले महोबा में खेतों में बाग नहीं होते थे, लेकिन बीते 5 साल में यूपी सरकार की तमाम योजनाओं और ब्रजमोहन जैसे किसानों की सफलता ने बाकी बुंदेलखंडी किसानों को भी मल्टी लेयर खेती की तरफ प्रेरित किया है। अब बुंदेलखंड के हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। महोबा चूँकि एक बुंदेलखंड का एक जिला है, वैसे यहाँ की जो जलवायु है सूखाग्रस्त है। यहाँ पर पहले क्या था कि कुछ साल पहले यहाँ पर बागवानी नाम मात्र की थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि उद्यान विभाग की तरफ से और प्रेरित करके किसानों के पास जो है हम लोग गए, उनको हमने सलाह दी। लगभग में यहाँ पर लगभग 200-250 हेक्टेयर में अमरूद है, आम है, आंवला है, मौसमी है, नींबू है, इनके यहाँ बगीचे लगे हुए हैं ताकि किसानों को जो परंपरागत खेती से हटकर अधिक से अधिक आमदनी हो सके। ब्रजमोहन न सिर्फ मल्टी लेयर खेती कर रहे हैं बल्कि वो एक और काम कर रहे हैं जिस पर पीएम मोदी और सीएम योगी का बहुत फोकस है। इससे न सिर्फ धरती की उर्वरकता बची रहती है बल्कि बढ़ती है और साथ ही साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। प्राकृतिक पद्धति से ही कैसे खेती विपरीत परिस्थितियों में अच्छी हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से हम खेती को भी कैसे बचा सकते हैं, ये भी मैंने अपनी आंखों के सामने वहां जाकर के देखा है। और उसके बाद जब मैं स्वयं देखा हूं तब मैंने अपने कृषि मंत्री और अन्य लोगों को, यहाँ के अधिकारियों से भी कहा, मैंने कहा भी अब आप लोग एक बार फुर्सत निकाल करके होकर के आओ, देखो, पहले देखो और फिर औरों को दिखाओ, तो मुझे लगता है उसका लाभ होगा। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1 लाख हेक्टेयर एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में और गंगा जी के किनारे हमारे जो 27 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में इसके प्रति व्यापक जन जागरण का एक कार्यक्रम लोगों ने चला करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इसके परिणाम अच्छे आएंगे, बशर्ते हम सब अपने मिशन से पीछे न हट करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। सीएम योगी की इस बात को खरी साबित करते हैं ब्रजमोहन। वो न सिर्फ अपना जैविक खाद बनाते हैं बल्कि अपने खेत की सभी फसल, फल, सब्जियों में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ फसल हर तरह के कीटनाशक से मुक्त होती है, इससे जमीन का उपजाऊपन भी बढ़ता है। ये ऑर्गेनिक खाद हम जो अपनी फसलों में, बागवानी में और सब्जियों में इसका प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर हमारा जो बाग लगा है 2.5-3 हेक्टेयर में, ये पूरा ऑर्गेनिक है। इसमें हम पेस्टिसाइड या रासायनिक दवा का उपयोग नहीं करते या किसी रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। जब मल्टी लेयर खेती से ब्रजमोहन को फायदा हुआ तो उन्होंने इसको और विस्तार दिया। खेती से हटकर उन्होंने बकरी पालन भी किया। अब बकरी क्यों? क्योंकि खेती से जो घास फूस निकलता है वो बकरी के चारे के काम में आ जाता है, उससे बकरी के खाने का खर्चा कम हो जाता है। बागवानी के साथ लगा कि बकरी पालन भी होना चाहिए, क्योंकि बाग में जो चारा निकलता है वो बकरी के वेस्ट जाता था, तो इसलिए हमने 4 बकरी से बकरी पालन शुरू किया था। इसके बाद हम मथुरा ट्रेनिंग भी गए थे बकरी पालन करने के, उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। वहाँ से मैंने जाकर देखा कि बकरियों को खाने का सिस्टम कैसा होना चाहिए, पानी का कैसा होना चाहिए, टीका कब लगना चाहिए,
पेड़ों की दवा कब उनको देना चाहिए, ये सब चीज़ वहाँ से मुझे सिस्टम देखने को मिला, सुनने को मिला और उनसे संपर्क में भी रहती कोई दिक्कत पड़ती है। अभी हमारे पास लगभग 20 से 25 नग हैं। 4 बकरी से मैंने बकरी पालन शुरुआत की थी। 1.25 लाख का मैं बेच चुका हूँ। बकरी पालन भी अब बड़े व्यवसाय का आकार ले रहा है। बकरी पालन को लेकर यूपी सरकार कई योजनाएं भी चला रही है, जिसमें 50% तक सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा केंद्र सरकार के स्तर पर कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के बकरी पालक भी उठा रहे हैं। यूपी में भेड़ बकरी पालन योजना के तहत कुल लागत का 50% सब्सिडी सरकार देती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत यूपी सरकार ने ये योजना लागू की है। 100 से 500 बकरियों की 5 शेरों की यूनिट लगाने पर अनुदान उपलब्ध है। 50% तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। लाभार्थी को 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कम मासिक किस्तों में लोन चुकाने की सुविधा भी सरकार दे रही है। किसान, महिला समूह, कृषक समूह और कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। बकरी पालन के लिए डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालन प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। कभी इलाके के बाकी किसानों की तरह मौसम की दया पर खेती करने वाले ब्रजमोहन अब अपने इलाके के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। ब्रजमोहन की देखा देखी अब इलाके के कई किसान मल्टीलेयर खेती को न सिर्फ अपना रहे हैं बल्कि जीवन भी खुशहाल बना रहे हैं। योगी सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने और उन तक हर योजना को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और अब किसानों को सरकार के पास नहीं आना होता है। अब योगी सरकार खुद चलकर किसान के खेत में पहुंच रही है। तो कहा गया है खेती की बात खेत पर। अब ये लखनऊ के सचिवालय में बैठ करके नहीं, किसान के खेत पर बैठ करके हम करेंगे और किसान के खेत पर बैठ करके योजना का लाभ अन्नदाता किसान को देंगे। देश हो या प्रदेश, दोनों की समृद्धि का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है और ये बात पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों अच्छी तरह जानते हैं। ब्रजमोहन जैसे किसान उदाहरण है कि सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर चलने से प्रगति का राजमार्ग किसानों के लिए खुल जाता है। तो ये थी महोबा में मल्टीलेयर खेती की कहानी और कहा जा सकता है उससे जो वहां के इलाके की तस्वीर बदली है। लेकिन बात कन्नौज की कर लेते हैं। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में अगली खबर इत्र की नगरी कन्नौज से है, जहां की एक महिला ने घर की दहलीज लांघकर स्वयं को तो आत्मनिर्भर बनाया ही, बल्कि महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का भी काम किया है। कैसे, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में है। फूल कभी मरते नहीं, वो बस टूटते हैं, बिखरते हैं, सजते हैं, गलते हैं, ढलते हैं, खुशबुओं के किरदार। ये फूलों का कारोबार है जो सिर्फ हवाओं में खुशबू नहीं बिखेरता बल्कि किरदार को भी महका देता है। कन्नौज में किरदारों की ये खुशबू अब देश की चौहद्दी लांघकर विदेशों को भी महका रही है। घूंघट में इन महिलाओं का चेहरा आपको भले ही साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन इनके हौसले और हिम्मत की महक आप तक जरूर पहुंची होगी। ये कन्नौज को इत्र की खुशबू से महका देने वाली महिलाएं हैं। मन में ये आया था कि हम आगे बढ़े और अंधरा की दीदी आई थी, उन लोगों ने कहा कि समूह जोड़ो। तो हमने कहा कि इसमें क्या लाभ मिलेगा, तो बोली कि जो औरतें अंदर भी हैं वो बाहर निकलेंगी तो लाभ मिलेगी उनको। तब वो उनने समूह जोड़वाया। मैंने कहा मैं भी नहीं जोड़ूंगा। वो कहते हैं ना कि हर कारवां की शुरुआत एक अकेले मुसाफिर लक्ष्य के लिए उसके हौसले और हिम्मत से होती है। कन्नौज में ये अकेली मुसाफिर तारावती थी। लक्ष्य था घर की देहरी लांघकर आत्मनिर्भर बनना। कोशिश थी कि आसपास की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने, सब साथ मिले, साथ चले। महिलाओं के इन्हीं लोग अध्यक्षों ने समझाया। कैसे बताते थे? कि इसमें जुड़ोगे आप तो कुछ लाभ काम करोगे या पैसा समूह से मिलेगा, आगे बढ़ोगी। अब घर में बैठे क्या करोगी, जो कोई कारोबार करोगे उसमें बढ़ जाओगे आप। सिलसिला शुरू हुआ तो फिर चुनौती फूलों से इत्र बनाने की नहीं बल्कि इत्र को बाजारों तक पहुंचाने की थी, क्योंकि छोटी पूंजी से हुई शुरुआत में सबसे बड़ा रोड़ा यही होता है।
यहाँ पर तारावती की राह में मददगार बनी यूपी सरकार। यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तारावती को इत्र निर्माण की निःशुल्क ट्रेनिंग FFDC में मिली। साथ ही 15,000 रुपए की शुरुआती सहायता भी की। इसके अलावा स्वयं सहायता ग्रुप को 1.10 लाख यानी कि 1,10,000 रुपए की सामुदायिक निवेश निधि भी मिली। तारावती को बैंक से भी 1.5 लाख रुपए की मदद मिली। तारावती का स्वयं सहायता समूह को जब आर्थिक सहायता मिली तो इसने इत्र निर्माण का कारखाना खोला और कच्चे माल के लिए फूल कानपुर मंडी और हाथरस से मंगाया। खुद समूह की महिलाएं भी गुलाब की खेती करती हैं, जिससे कच्चे माल की गुणवत्ता पर भी कंट्रोल रहता है। इत्र बनाना हमने सीखा सर कि सर आए थे तो बोले कि आप क्या काम करोगे, तो ये काम कर रहे थे। इन्हें बोले कल आप बोल दो कि हम इत्र का काम करेंगे। उन लोगों ने हमको 50,000 रुपया दिए। एक छोटी सी हमने डेग ली सर, डेग ली, धीरे धीरे काम बढ़ाया। ठीक, फिर हमका धीरे धीरे मेला मिलने लगे। इन लोगों ने मेले दिए, मेले जाने लगे, हमको लाभ भी मिली। हमारी जो स्थिति थी अब आगे के बढ़े हम। कन्नौज के इस महिला स्वयं सहायता समूह के लिए सरकार ने सिर्फ कारोबार शुरुआत करने के ही दरवाजे नहीं खोले, बल्कि उसे देश विदेश में पहुंचाने का रास्ता भी प्रशस्त किया। कन्नौज के पारंपरिक इत्र कारोबार से इन महिलाओं का जीवन न सिर्फ महका बल्कि खिला भी। आत्मनिर्भरता भी आई और एक आत्मविश्वास भी। अच्छा, बाबा गौरी शंकर स्वयं सहायता समूह ये अच्छा कार्य कर रहा है। ये गुलाब जल और गुलकंद इत्र का ये उत्पादन करता है और हम लोग जहाँ भी इस तरीके की कोई एक्सपो लगता है तो हम इस समूह को अवश्य भेजते हैं और इसका कार्य अच्छा है और इससे जुड़ी हुई दीदियाँ भी सभी लोग मिलकर काम कर रही हैं। यह समूह हमारा अच्छा चल रहा है। दरअसल स्वयं सहायता समूह एक सिस्टम के तहत काम करता है। इस सिस्टम में सबसे बड़ी मदद होती है जब पारंपरिक काम करने वालों को यूपी सरकार देश भर के मेलों में भेजती है। तारावती के समूह के लिए ये मेले वरदान साबित हुए हैं। पहले हमें झांसी का मेला मिला, महेंद्र देव जी ने हमें पहला मेला झांसी दिया। उसके बाद गुड़गांव में, हरियाणा गुड़गांव में दिया। फिर उसके बाद गुरदासपुर पंजाब चले गए। फिर पंजाब से फिर प्रयागराज चले गए। प्रयागराज से अयोध्या गए। अयोध्या से नोएडा 2 बार जा चुके हैं। फिर अभी कानपुर भेजा तो कानपुर में पत्रकारों ने इंटरव्यू में पूछा हमसे किस तरीके से हमारी बिक्री, एक तो सरकार के माध्यम से, मोहर के माध्यम से बिक्री ज़्यादा हो रही है और हम भी डरते हैं कि असली माल रखें कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आँख वाला गुलाब जल बनाते हैं स्पेशल, जो कि हम अपनी आँख में डाल के दिखाते हैं, फिर दूसरे को डालते हैं तो वो लोग विश्वास कर लेते हैं, फिर जो पैसे मांगते हैं वो दे देते हैं। तारावती का समूह गुलाब जल, इत्र आदि बनाता है। समूह की महिलाओं को हर महीने 20 से 25,000 रुपए की आमदनी होती है। तारावती ने 10 समूह बनाए हैं, जिनमें से करीब 65 महिलाएं हैं। सरकारी मेले से कारोबार बढ़ा। अब हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक आपूर्ति होती है। मलेशिया की प्रदर्शनी में भी कन्नौज के इत्र और गुलाब जल की धूम मची है। जब मेला नहीं होता तो करीब 70,000 के करीब कमाई होती है और मेले में कमाई 1 लाख के ऊपर की होती है। दुकानों के शोकेस में सजे इस इत्र को बनाने की प्रक्रिया बेहद कठिन और पारंपरिक है। इत्र 100% नेचुरल खुशबू है, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ता। आपको इत्र बनाने की प्रक्रिया इसलिए भी समझनी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि ये महज खुशबू का व्यापार नहीं बल्कि परंपरा को संजोना भी है। कन्नौज में पारंपरिक देग भपका प्रक्रिया से नेचुरल इत्र बनता है। तांबे की देंगों में ताजे फूल, जड़ी बूटियां और पानी को धीमी आंच पर पकाया जाता है। देग के मुंह पर मुल्तानी मिट्टी लगाकर उसे कस के ढका जाता है ताकि भाप बाहर न निकले। देग को एक तांबे की नली के जरिए सुराही नुमा बर्तन, जिसे भपका कहते हैं, से एक नली के जरिए जुड़ा रहता है। भपके में चंदन का बेस तेल रखा जाता है। भाप के साथ फूलों का सुगंधित अर्क निकलकर भपका में चंदन के तेल में मिल जाता है। भपका को ठंडे पानी की नाग में रखा जाता है।
ताकि भाप कंडेंस होकर तेल में समा सके। कन्नौज के इत्र को देश विदेशों तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने कई काम किए हैं और इसका बड़ा फायदा भी कन्नौज के इत्र को मिला है। तारावती जैसी महिलाएं स्वयं समूहों के जरिए इत्र के कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं, तो वहीं योगी सरकार भी लगातार उनकी राह आसान कर रही है। योगी सरकार ने ओडीओपी योजना में कन्नौज के इत्र को रखा है। कन्नौज के इत्र को जीआई टैग भी मिला है, जो इसकी विशिष्टता, विरासत और कारीगरी को प्रमाणित करता है। कन्नौज में इत्र का सालाना कारोबार 1200 करोड़ का है। कन्नौज के करीब 693 गांव में 1600 से अधिक इत्र कारखाने हैं। कन्नौज के इत्र की मांग दुनिया के 60 से अधिक देशों में है। हमारे जनपद में कुल 9,874 स्वयं सहायता समूह हैं, जिसके अंतर्गत कुल लगभग 1,10,000 दीदियाँ इससे जुड़ी हुई हैं और इसमें इस जनपद में 794 ग्राम संगठन और 32 संकुल संगठन हैं और जनपद में ये समूह हमारे अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इन स्वयं सहायता समूह और संगठनों में ही छिपा है कन्नौज की तरक्की का रास्ता। योगी सरकार ने भी अपनी योजनाओं के जरिए कन्नौज के एसएचजी के लिए खजाने खोल दिए हैं और इससे लाखों ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कन्नौज के 1,09,725 ग्रामीण परिवार की महिलाएं जुड़ी हैं। पूरे कन्नौज में 794 ग्राम संगठन और 32 संकुल स्तरीय संगठनों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 7,682 समूहों को रिवॉल्विंग फंड के तौर पर अब तक 13 करोड़ 5 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं सामुदायिक निवेश निधि के तौर पर 7,481 एसएचजी को 85 करोड़ 11 लाख 32 हजार रुपए योगी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। तारावती के चेहरे की ये मुस्कान उनके बनाए इत्र की ही तरह बिल्कुल नेचुरल है। कन्नौज में योगी सरकार की कोशिश यही है कि तारावती जैसी लाखों आत्मनिर्भर महिलाओं की हंसी भी बनी रहे और कन्नौज में यूं ही चलता रहे खुशबुओं का कारोबार। फूल कभी मरते नहीं, वो बस टूटते हैं, बिखरते हैं, सजते हैं, गलते हैं, ढलते हैं, खुशबुओं के किरदार। तो कन्नौज के इत्र की महक दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। अब बात लखपति दीदी की कर लेते हैं। कहते हैं कि जब तक आधी आबादी यानी महिलाएं विकसित नहीं होंगी, तब तक विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि अमेठी की एक महिला ने अपना खुद का काम शुरू कर लखपति दीदी का खिताब हासिल किया है। रिपोर्ट देख लेते हैं। पहले जलती है आग, फिर चढ़ता है उस पर उम्मीदों का पतीला। पतीले में हल्की आंच पर पकता है हौसलों का हासिल। मध्यम आंच पर तपते हैं कोशिशों के कुंदन। चूल्हे की गर्मी में पग परवान चढ़ती है, जिंदगी आत्मनिर्भर बनती है। ये अमेठी के लालन टोला की संगीता देवी हैं, जो आज पूरे यूपी में आत्मनिर्भरता का चेहरा बन चुकी हैं। लेकिन संगीता देवी की सफलता की चमक उनका असली हासिल नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो अंधेरे पथरीले रास्ते उन्होंने तय किए हैं, असली मिसाल वो है। क्योंकि ग्रामीण महिलाओं के लिए मदद आर्थिक भी जरूरी है और आत्मविश्वास के स्तर पर भी। और जब देश का प्रधानमंत्री देश की महिलाओं के साथ खड़ा होता है, तो आत्मविश्वास आसमान हो जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है, तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं। यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। संगीता देवी के पास फ्रूट प्रोसेसिंग से पॉलिटेक्निक की डिग्री थी, लेकिन रोजगार की डगर नहीं, हौसला था। लेकिन मदद का हाथ नहीं। ऐसे में संगीत देवी के सपनों को डूबने से बचाया पीएम मोदी के विजन ने, जिसके दम पर यूपी दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र बना है। जब समूह में हम लोग जुड़े तो हम लोग को पहले 15,000 RFI आया, फिर उसके बाद वो
हम लोग को 1,10,000 रुपए अलग से मदद हुई। हमने अपना सीसी भी करवाए हैं 3 लाख का। उसके जरिए से हम अपना काम, व्यवसाय, रॉ मटेरियल, कच्चा माल वगैरह लाना, महिलाओं को भी काम बताना और साथ में पैकेजिंग वगैरह सारी समस्या का समाधान उसी माध्यम से हुआ। पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यन योजना यानी PMFME योजना की लाभार्थी हैं संगीता देवी। PMFME योजना के तहत संगीता देवी को 4,30,000 का लोन मिला। संगीता देवी ने 2017 में गांव की 10 महिलाओं के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया। सर, आर्थिक दिक्कत तो थी ही थोड़ा बहुत की, क्योंकि अब अपने पे अपना पैसा रहता है तो चाहे जहाँ खर्चा करो, किसी से लोन लेकर करो तो पूछते हैं कि किस लिए करोगी खर्चा, किस लिए क्या करोगी। समूह में रहना तो 100 रुपए बचत की हम लोग को 1,000 रुपए हो गया, और नहीं तो एक महिला के लिए 100 रुपए ही रहता था। तो जब इकट्ठा हो गया तो 10 महिलाएं 1,000 रुपए की इकट्ठा की तो 10,000 रुपए, 10,000 से हम अपना माल, रॉ मटेरियल लाकर कच्चा माल सब कुछ कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए संगीता देवी को सरकार से मदद भी मिली और साथ ही महिलाओं से हिम्मत भी। अमेठी के करीबी जिले प्रतापगढ़ में आंवले की पैदावार बहुत होती है। संगीता देवी ने आंवले के उत्पादों का काम शुरू करने की योजना बनाई। शुरुआत में घर घर जाकर आंवले के उत्पादन की बिक्री शुरू की। इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी थी एक बड़ी पूंजी, लाखों रुपया, जिससे मशीनें आ सके, ताकि न सिर्फ संगीता देवी का आत्मनिर्भर होने का सपना पूरा हो सके, बल्कि उनके साथ की महिलाएं भी हौसलों की सवारी करें। इसमें PMFME योजना बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। ये योजना महिलाओं की आत्मनिर्भरता की फैक्ट्री बन गई है। योजना 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई। योजना में व्यक्तिगत इकाइयों, FPO, उत्पादन सहकारी समितियों और SSG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहायता दी जाती है। इसके अलावा योजना में ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करती है। अब तक योजना के तहत पूरे देश में 11,501 करोड़ से ज्यादा के कुल 1.44 लाख से अधिक लोन दिए गए हैं। जून 2025 तक योजना के तहत 1,16,666 लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। पीएम मोदी की कोशिश इन युवाओं को ही देश की प्रगति का ग्रोथ इंजन बनाने की है। फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर ऐसा है जिसमें भारत के पास दुनिया में अव्वल बनने का मौका भी है और क्षमता भी। 25 लाख देश में असंगठित फूड एंटरप्राइज, 74% सूक्ष्म उद्योगों में फूड प्रोसेसिंग कितने रोजगार देता है। 66% ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों का प्रतिशत, 80% घर से चलाए जा रहे सूक्ष्म उद्योग। सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत गटों के रूप में आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है, परिवार की स्थिति भी सुधर रही है। जब परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होता है तो देश की ताकत अपने आप बढ़ती है। पीएम मोदी की इस योजना ने संगीता देवी के हौसलों को कम होने नहीं दिया और साथ ही ये आत्मविश्वास भी दिया कि उनका ये काम न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि देश निर्माण में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी। तो देखा आपने कि केंद्र की योजनाओं और योगी सरकार के प्रयासों से कैसे यूपी तरक्की के नए आयाम छू रहा है और एक और विरासत को यूपी सजो रहा है, तो वहीं विकास को नए सिरे से गढ़ भी रहा है। अब वो समय दूर नहीं जब यूपी अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को जल्दी हासिल कर लेगा और हम यूपी के इसी विकास को आप तक पहुंचाने का एक जरिया बन रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार यूपी के विकास की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।